हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं गुरुत्व के अधीन गति की। सबसे पहले गुरुत्वीय त्वरण को समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण होता है उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को जी से दर्शाया जाता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर यानी पृथ्वी की सतह के नज़दीक अपन जी का मान देखें तो जी का मान होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अपन कहेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में पूछे तो लिख देंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको फुट पर सेकंड स्क्वायर में पूछे तो कह देंगे 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर। जी का अप्रोक्स यानी लगभग जो मान होता है वो अपन 10 ले लेते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, बट गणना आसान हो जाए इसलिए जी का मान 10 भी रख देते हैं। तो ये पृथ्वी की सतह पर आप जी का मान याद रखिएगा। जब अपन कह सकते हैं कि जब किसी भी त्वरण का मान नियत हो तो वहाँ पे गति की समीकरण मान्य होती है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बल लगता है उस बल की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है पृथ्वी की सतह के नज़दीक, जिसका मान नियत होता है, नियत होने की वजह से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर गति की समीकरणें मान्य होती हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि गति की समीकरणें मान्य तभी होती हैं जब त्वरण कैसा हो, नियत हो। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, नियत है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट, वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में यदि वायु का प्रतिरोध नहीं है तो पृथ्वी सतह के निकट सभी वस्तुएं एक समान त्वरण से गिरती है। यानी अपन जो अध्ययन करेंगे वो निर्वात में अध्ययन करेंगे और अपन यहाँ पे मान के चलेंगे कि वायु प्रतिरोध नहीं है, तो वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में पृथ्वी के निकट सभी वस्तुओं का त्वरण जो होगा वो एक ही होगा, अर्थात अपन गति को किस में होता हुआ मानेंगे, निर्वात में होता हुआ मानेंगे। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जो त्वरण का मान है वो उसके द्रव्यमान, उसके आकार, उसके बनावट पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरीके से अपन ने क्या सीखा कि गुरुत्व के अधीन गति का मूलभूत जो अपन एक्सप्लेन कर पाए इसको कि इस तरीके से ये गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चिन्ह परिपाटी की, यानी त्वरण का, वेग का और विस्थापन का चिन्ह किस तरीके से अपन निर्धारित करेंगे यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले बारी आती है त्वरण की। त्वरण की बात करें तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे जो त्वरण होगा उसका नाम गुरुत्वीय त्वरण होगा, और पॉइंट लिखा है कि गुरुत्वीय त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, इसलिए इसको नेगेटिव लेते हैं। देखिए ऊर्ध्वाधर ऊपर वाली दिशा यानी इस तरीके की ऊर्ध्वाधर ऊपर वाली दिशा को अपन ने पॉजिटिव मान लिया, और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर अपन कह सकते हैं दिशा नेगेटिव है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है उसकी दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, तो अपन कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो ऊर्ध्वाधर नीचे की होने की वजह से इसको अपन यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो अपन ने क्या माना, ऊपर वाली दिशा को धनात्मक तो नीचे वाली दिशा को ऋणात्मक, और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे होने की वजह से इसको अपन नेगेटिव लेते हैं। अब बात कर लेते हैं वेग की। वेग काफ़ी आसान है। यदि कण को अपन देखें या और कण ऊपर की ओर गतिशील है तब अपन कहेंगे वहाँ का वेग जो लेंगे अपन कैसा लेंगे, धनात्मक यानी पॉजिटिव लेंगे। जब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गतिशील हो तब अपन वेग को जो लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यदि कण ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो वेग को पॉजिटिव लिख दें, और जब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गतिशील है तब अपन कह सकते हैं वेग को क्या लिख देंगे, नेगेटिव लिख देंगे। अब बारी आती है विस्थापन की। विस्थापन की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु अपन कह सकते हैं कि 0,0 है। प्रारंभिक बिंदु से पहला पॉइंट लिखें, यदि प्रारंभिक बिंदु से ऊपर हो, प्रारंभिक बिंदु से ऊपर हो तो अपन कहेंगे कि विस्थापन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। प्रारंभिक बिंदु से ऊपर तो उस केस में जो विस्थापन होगा, विस्थापन को मैं यहाँ पे एस से दर्शा सकता हूँ, तो एस कैसा लेंगे, पॉजिटिव। और यदि वो प्रारंभिक बिंदु से नीचे हुआ तो उस केस में एस का वैल्यू यानी विस्थापन का वैल्यू कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये अपन ने सीखा कि प्रारंभिक बिंदु मान लेंगे 0,0, प्रारंभिक बिंदु से ऊपर है तो विस्थापन पॉजिटिव, प्रारंभिक बिंदु से नीचे है तो विस्थापन नेगेटिव। अब इन तीनों को अपन क्या करते हैं कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अपन कह सकते हैं कि एक एच ऊंचाई की कोई मीनार है, इस मीनार के सिर से एक बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वापस लौट के कैसे आएगी, ये इस तरीके से आएगी। अब अपने को क्या करना है कि एक दो जगह इसके चिन्ह बता देने हैं कि यहाँ पे इस बिंदु पर वेग का, विस्थापन का और त्वरण का चिन्ह क्या होगा, अपने को ये बताना है। तो बड़ी आसान सी बात है, अपन कह रहे हैं कि इस जगह पे कण कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो कण ऊपर जा रहा है, प्रारंभिक बिंदु अपन कह सकते हैं कि ये 0,0 है। प्रारंभिक बिंदु से ऊपर होने की वजह से एस कैसा, पॉजिटिव, विस्थापन पॉजिटिव, वी भी कैसा, पॉजिटिव। कारण क्या है, अपन कह सकते हैं कि कण ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए पॉजिटिव है। एस पॉजिटिव इसलिए है कि प्रारंभिक बिंदु से ऊपर है। और अब बच गया त्वरण जो कि पृथ्वी की केंद्र की ओर होता है यानी नीचे की ओर होता है, तो इस वजह से नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब कण वापस लौट रहा होगा यहाँ पे हो तो आप कह सकते हैं, देखिए विस्थापन आज भी क्या है,
इसमें पॉजिटिव है। कारण बताइए, प्रारंभिक बिंदु से अब भी ऊपर है। बात करते हैं वेग की, तो कण नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए v नेगेटिव होगा। बात करते हैं त्वरण की, वो तो कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वो अपन जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, इस वजह से ये यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। अब बात कर लेते हैं इस जगह की, तो इस जगह पे अपन बात करें तो दिशा तो यही होगी। तो विस्थापन की बात करें वो नेगेटिव आ जाएगा। कारण बताइए, अपन कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से ऊपर न होकर नीचे आ गया, इसलिए ऐसे नेगेटिव है। वेग की बात करें तो अपन कह सकते हैं कण वापस नेगेटिव में जा रहा है, तो वेग नेगेटिव है यहाँ पे, और त्वरण का मान तो अपन कह सकते हैं नेगेटिव था ही। तो इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि चिन्ह परिपाटी का अच्छे से यूज कर सकते हैं। तीन ही कॉन्सेप्ट है। त्वरण हमेशा अपन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लेने की वजह से उसको हमेशा ही नेगेटिव रखते हैं। वेग बड़ा सिंपल है, कण ऊपर की तरफ जाए तो पॉजिटिव लिखना है, नीचे की तरफ आए नेगेटिव लिखना है। विस्थापन के अंदर थोड़ा सा देख लें कि प्रारंभिक बिंदु से ऊपर हो तो पॉजिटिव लेना है, प्रारंभिक बिंदु से नीचे हो तो नेगेटिव लेना है। तो चलिए गुरुत्व के अधीन गति में केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 क्या है? वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ना। छोड़ने का मतलब प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0 होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि h ऊंचाई की कोई बिल्डिंग या मीनार है, यहाँ से किसी वस्तु या बॉल को छोड़ा गया है, यानी u कितना है? 0 है। तब अपने से कई क्वेश्चंस पूछे गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि t समय पश्चात इस कण का वेग क्या होगा। अपन ये जानते हैं कि गुरुत्व के अधीन गति में त्वरण का मान नियत होने की वजह से गति की समीकरणें लागू हो जाती हैं। तो इस वजह से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि t समय पश्चात वेग पूछे तो गति की समीकरण होती है v बराबर में u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी के अंदर u अपन कह सकते हैं कितना होगा? 0। a की बात करें चिन्ह के साथ रखें तो माइनस का g इंटू टी। यहाँ पे माइनस क्या बता रहा है कि जब t समय बाद अपन कण को देखेंगे तो वो नीचे की ओर जा रहा है, यानी अपन कह सकते हैं कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जाने की वजह से इसमें माइनस आया। तो अपन कह सकते हैं कि t समय के बाद वेग कितना हो जाता है? gt। और माइनस तो क्या बता रहा है? दिशा। यानी मैं बात करूं कि 1 सेकंड में वेग कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 10। 1 सेकंड बाद वेग कितना होगा? 10। 2 सेकंड बाद वेग कितना होगा? 20। और 3 सेकंड बाद वेग कितना होगा? 30। किस तरीके से? g गुणा में 1, 2 और 3 ही तो करने हैं, तो बड़ा आसान सा है। अपन कह सकते हैं कि t समय में वेग कितने से बढ़ जाता है? gt। तो ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन। बात करते हैं अब दूसरे की कि t समय बाद कण का विस्थापन कितना होगा। तो अपन कह सकते हैं t समय बाद विस्थापन पूछे तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेस्ट इक्वेशन होगी। तो चलिए s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बात करते हैं विस्थापन की, तो u कितना है? 0। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस अपन क्या कह सकते हैं कि माइनस कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से नीचे है। तो प्रारंभिक बिंदु से जब नीचे होता है तो विस्थापन कैसा आता है? नेगेटिव आता है। केवल और केवल यहाँ पे अपन परिमाण की बात करें तो हाफ जी टी स्क्वायर है। कितना है? हाफ जी टी स्क्वायर है। तो अपन कह सकते हैं कि 1 सेकंड में तय दूरी, 1 सेकंड में तय दूरी बताइए कितना होगा। तो अपन कह सकते हैं कि 1 सेकंड में तय दूरी हाफ जी का मान कितना होगा? 10 और टी का मान 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा 5 मीटर। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि किसी कण को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाए तो पहले सेकंड में तय की गई दूरी का मान कितना होगा? 5 मीटर होगा। पहले सेकंड में तय की गई दूरी का मान कितना होगा? 5 मीटर। और जी का वैल्यू 9.8 रखें तो 4.9 होगा। इसी तरीके से अपन एक क्वेश्चन और करें तो 2 सेकंड में तय दूरी का मान कितना होगा। तो अपन कह सकते हैं कि 2 सेकंड में तय दूरी कितनी होगी? तो हाफ, और जी 10, और चलते हुए कितना हो गया उसको? 2 सेकंड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं 20 मीटर। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि किसी भी समय में तय किया गया दूरी या विस्थापन अपन पता कर सकते हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि जो दूरी या उसने तय करी है उसका जो टी के साथ संबंध है वो किस तरीके से दूरी समानुपाती टी स्क्वायर है। इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या पूछा गया अपने को कि कण को धरातल पर पहुंचने में लगा समय क्या होगा, जिसको उड्डयन काल भी बोलते हैं। अपन कह सकते हैं कि समय की बात करी है तो समय किस में आता है? एक तो आता है v बराबर u प्लस ए टी और एक आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे लगाने जाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अपन कह सकते हैं समय का मान अपने को पता करना है तो विस्थापन का मान रखना पड़ेगा। अपन कह सकते हैं कि बिल्डिंग थी उसकी ऊंचाई कितनी थी, अपन अभी देख के आए कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी थी? h मान लो चाहे कैपिटल H मान लो। कैपिटल H है, अपन कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु ये है तो प्रारंभिक बिंदु से नीचे आया इसलिए माइनस का h। u अपन कह सकते हैं इसको छोड़ा है इसलिए 0 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस किसकी वजह से आया? जी की वजह से आया। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि t बराबर में कितना आ गया? √2h बाई जी। तो t बराबर कितना आएगा? √2h बाई जी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कण को धरातल पर पहुंचने में लगा जो समय होगा उसको उड्डयन काल बोलेंगे। और इसको याद रखिएगा। और ये कितना आएगा? t बराबर में √2h बाई जी। चलिए अब आगे बात करते हैं और कहते हैं कि टकराते समय कण की चाल क्या होगी। तो टकराते समय अपन कहेंगे कि चाल पूछिए तो लगा सकते हैं v² बराबर u² प्लस 2as
वी स्क्वायर अपने को पता करना है, तो यू स्क्वायर कितना है 0 + 2, यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस का जी होगा। और विस्थापन की बात करें तो माइनस का एच होगा, तो अपन कह सकते हैं कि v बराबर कितना होगा √2gh। तो ये होगा v बराबर √2gh। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि टकराते समय चाल कितनी होगी √2gh। अब मैं आपको जल्दी से रिवाइज करूं तो आप बता सकते हैं कि t समय बाद वेग कितना हो जाता है gt, और माइनस क्या बता रहा है दिशा। t समय में तय की गई दूरी या विस्थापन कितना होता है, तो h बराबर अपन ने देखा -12gt²। और तीसरा अपन ने देखा कि टकराने में लगा समय जो होगा वो t बराबर में कितना होगा √2h/g होगा। और टकराते समय कण की जो चाल होगी वो v बराबर में कितना होगा √2gh होगा। v बराबर √2gh होगा। तो अपन कह सकते हैं काफी इजी है यदि चीजों को सही तरीके से पढ़ा जाए तो। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पिंड को 5 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है, तो पिंड द्वारा धरातल पर पहुंचने में लगा समय कितना होगा और धरातल पर टकराते समय वेग कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा है उड्डयन काल का, यानी किसी कण को या किसी पत्थर को जब h ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो उसको धरातल पर पहुंचने में जो लगा समय होता है वो होता है, उसका सूत्र अपन जानते हैं √2h/g। चलिए मान रख दीजिए, तो अपन कह सकते हैं 2 का 2, h का मान यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 मीटर है, g का मान अपन यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो लगेगा 1 सेकेंड, यानी कण को धरातल पर पहुंचने में लगा 1 सेकेंड है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि धरातल पर टकराते समय वेग क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं कि v बराबर में कितना होगा √2gh। धरातल पर टकराते समय वेग या चाल कितना होगा √2gh। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 का 2 होगा, g कितना होगा 10, g कितना होगा 10, और h का मान यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 5 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 10 × 10 यानी 100 आएगा, और 100 का रूट 12 के 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि पहुंचने में लगा 1 सेकंड है और पहुंचते समय इसकी जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई गेंद जो है वो h ऊंचाई की मीनार से गिराने पर धरातल पर T समय में पहुंचती है, तब आपको बताना है कि t/3 पर उस बॉल की स्थिति क्या होगी। और सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भूमि से यानी धरातल से दिए गए हैं। तो अपन देखते हैं कि तय की गई दूरी, यानी कोई भी बॉल है उसको मीनार से गिराएं, किसी भी बॉल को एक मीनार से गिराएं, गिराने का मतलब u बराबर 0 है। तो अपन कह सकते हैं कि t समय में तय की गई जो दूरी होती है, t समय में जो तय की गई दूरी होती है वो ½ होती है। अपन यहाँ पे विस्थापन देख के आए थे थोड़ी देर पहले, विस्थापन -12g² आता है क्योंकि दिशा के साथ आता है। दूरी अपन कह सकते हैं ½ होगी, और मैं यहाँ पे दूरी को h से दर्शा देता हूँ। तो h बराबर ½ होने की वजह से g क्या है नियत है, तो h समानुपाती क्या होगा t² होगा। तो बड़े आराम से लिख सकते हैं कि h1/h2 बराबर में क्या होगा t1/t2 का होल स्क्वायर। h1/h2 क्या होगा t1/t2 का होल स्क्वायर। h1 का मान अपन यहाँ पे रखें तो कह सकते हैं कि h है, h2 अपने को पता करना है, और t1 का मान बताइए कितना रखेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि उसने कहा है कि T, और t2 का है T/3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से तो ये h1 h आ गया, h2 अपने को पता करना है, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से h2 का मान कितना आ गया, h2 का मान आ गया h/9। h/9 आ तो गया, लेकिन h/9 आया कहाँ से है, तो आपका उत्तर होगा h/9 आया है शीर्ष से। और अपने को जो पूछा गया है वो कहाँ से पूछा गया है, धरातल से या भूमि से। तो अपन कह सकते हैं कि अब अपन पता करना चाहते हैं कि भूमि से कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि भूमि से पता करें तो अपन कह सकते हैं कि इसका उत्तर होगा h में से h/9 घटा दो, तो उत्तर आ गया 8h/9, यानी 8h/9, और भूमि से 8h/9 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से काफ़ी और क्वेश्चन भी बनते हैं, तो चलिए उनको भी अपन देख लेते हैं। कि मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि t/2 समय के बाद क्या होगा। t/3 अपने से पूछ ही लिया, और इसी तरीके से कोई t/4 पूछता है तब क्या होगा। तो इन सभी का उत्तर अपन बहुत जल्दी से दे सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि t/3 की केस में यदि अपन ये ऊंचाई जो है वो शीर्ष से देखें, तो यदि ऊंचाई शीर्ष से देखें तो अपन कह सकते हैं कि t/3 के बाद उसका उत्तर आया था h/9। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें कितना आएगा, तो इसमें h/16, और इसी तरीके से इसमें देखें तो h/4 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई शीर्ष से। लेकिन अपने को क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, अपने को तो पूछा गया धरातल से। तो धरातल या भूमि से पूछे तो अपन कह सकते हैं कि इसमें से क्या करें, h में से h/4 घटाएंगे। h/4 कहाँ से, शीर्ष से, अपने को चाहिए धरातल से। तो h में से गया h/4, तो कितना है 3h/4। इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट बता दो 8h/9 लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट। यहाँ पे कितना लिख सकते हो 15h/16 लिख सकते हो। तो इस तरीके से अपन जल्दी उत्तर दे सकते हैं यदि अपने को चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रहती है तो।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वस्तु को मीनार के शीर्ष से छोड़ा जाता है तो वस्तु अपनी गति के अंतिम सेकंड में 24.5 मीटर की दूरी तय करती है। तब आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे अपने को दूरी बताई गई है और कौन से सेकंड में, अंतिम सेकंड में। तो अपन कह सकते हैं कि विस्थापन के समीकरण लगाएं, यानी nवें सेकंड में तय किया गया विस्थापन का समीकरण होता है s nth बराबर u प्लस a/2 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2n-1। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अंतिम सेकंड में तय किया गया विस्थापन। तो अपन कह सकते हैं कि कण जा रहा है प्रारंभिक बिंदु से नीचे की ओर, तो लिख सकते हैं माइनस के 24.5 मीटर। u अपन कह सकते हैं छोड़ा गया है इसलिए 0 और माइनस के g/2 यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस g/2 और ये 2n-1। तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यह हो गया 24.5 और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि g का वैल्यू कितना रखें, 9.8 रखेंगे बटा में 2 और यहाँ पे कह सकते हैं कि 2n-1। अपने को कैसा पता लगा कि 9.8 रखेंगे। यहाँ पे देखिए 25 होता तो अपन 10 रख के कैलकुलेशन करते तो काफ़ी सिंपल हो जाती। तो कई बार डेटा देख के भी अपने को पता चलता है कि करना क्या है। तो अब यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं इसको, देखो तो ये आएगा 4.9, यहाँ पे देखिए 4.9 हो जाएगा। 4.9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से 2n-1 बराबर कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो 2n बराबर कितना आएगा, 6। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो कण है वो कितने सेकंड के लिए चला है, 3 सेकंड के लिए चला है। तो यहाँ से बड़ी आराम से कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई तो आपको चाहिए, तो आप क्या कह सकते हो कि मीनार की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, वो सिंपल सी बात है कि मीनार की ऊंचाई किसके बराबर होगी, 3 सेकंड में तय दूरी। 3 सेकंड में तय दूरी जो होगी ना वही मीनार की ऊंचाई होगी। तो बताइए 3 सेकंड में तय दूरी कितनी होती है, तो हाफ GT²। हाफ GT² में हाफ हाफ हो गया। जी का वैल्यू देखिए 9.8 रखेंगे और टी का मान कितना रख देंगे, यहाँ पे अपन कह सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या होता, यदि 10 होता तो कितना आता, 9 × 5 45 होता। तो 45 से ये थोड़ा सा कम होगा, तो अपन कह सकते हैं 44.1 मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कण को विराम से छोड़ने पर यह नियत त्वरण से नीचे गिरता है, 5वें सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए कि कण के द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कण को विराम से छोड़ा गया, नियत त्वरण के अधीन गति करता है और 5वें सेकंड में 9 मीटर की दूरी तय करता है। अपन यहाँ पे कहते हैं कि भाई वास्तविकता में देखते हैं तो गुरुत्व के अधीन गति होती, तो उसमें क्या होता, देखिए अपन एक पहले देखा भी था कि पहले 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करता है, उसके बाद अपन कह सकते हैं कि 2 सेकंड में उसने 20 मीटर दूरी तय करी थी, तो अपन कह सकते हैं कि दूसरे सेकंड में 15 मीटर दूरी तय करता है। तो इस तरीके से अपन देखें तो 1, 3, 5, 7, 9 वाला अनुपात बनता है। तो उस वजह से अपन कह सकते हैं कि 5वें सेकंड में गुरुत्व के अधीन गति होती तो 9 मीटर दूरी तय नहीं होती। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो त्वरण है वो गुरुत्व के अधीन वाला नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करने जाएंगे कि 5वें सेकंड यानी nth सेकंड में तय विस्थापन क्या लिख सकते हैं, s nth बराबर u प्लस a/2 और 2n-1। चलिए अब इसके मान रख दीजिए। तो s nth अपन कहेंगे कि भैया नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस के कितने मीटर, 9 मीटर, u कितना 0। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो त्वरण है वो नीचे की ओर ही है, तभी तो ये नीचे की ओर आ रहा है, तो माइनस का a/2 और 2n कितना है, तो अपन कह सकते हैं कि 5वां सेकंड है तो 5 रख दीजिए, -1 रख दीजिए। यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करें तो 9 आ जाएगा और यहाँ पे a/2 और यहाँ पे भी 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। a का मान यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अपने को पता भी लग गया कि a का मान 10 नहीं आया ना, a का मान 10 नहीं आया और a का मान अपन 10 रख भी देते तो ये समीकरण क्या हो जाती, इधर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में चीजें अलग अलग हो जाती, तो संभव ही नहीं था। तो a का मान कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ठीक है, दिशा कहाँ की तरफ ले ली, अपन कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब अपन चाहते हैं कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो बताइए कि 5 सेकंड में तय दूरी, 5 सेकंड में तय दूरी तो बड़ा सिंपल सा है। 5 सेकंड में तय दूरी होती है हाफ GT²। हाफ GT² में हाफ AT², जी नहीं रखेंगे यहाँ पे, देखिए गुरुत्व के अधीन गति नहीं है, तो हाफ AT²। हाफ हाफ हो गया, ए की जगह बोलो कितना रखोगे, 2, टी कितना रखोगे, आप कह सकते हो 5, 5 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 का होल स्क्वायर आपका उत्तर आया 25 मीटर। कितना आया, 25 मीटर। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका 25 मीटर। इस क्वेश्चन में अपने को गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या कह रहा है ये नियम, इस नियम के अनुसार
विरामावस्था से गिरती हुई वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में चली गई दूरियां एक दूसरे से उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में 1 से प्रारंभ होने वाले विषम अंक, अर्थात 1:3:5:7। तो इस कथन को सिद्ध कीजिए। कंडीशन देखिए, सबसे पहले विरामावस्था से गिरती हुई, तो अपन कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग कितना है, 0। उसके बाद इसने बोला है कि समान समय अंतरालों में और अपने को बताना है चली गई दूरियों का अनुपात, और वो अनुपात आना चाहिए 1:3:5:7 इस तरीके से। तो अपन कह सकते हैं कि कोई बिल्डिंग होगी या कोई मीनार होगी, उसकी ऊंचाई h रही होगी और उससे किसी बॉल को गिराया गया होगा। तो समान समय अंतराल अपन कह सकते हैं कि पहला समय अपन 1 सेकंड ले लें, दूसरा भी 1 ही सेकंड ले लें और तीसरा भी 1 ही सेकंड ले लें। तो उसमें अपन सिद्ध कर देते हैं। पहले अपन क्या करते हैं कि 0 से लेके 1 सेकंड में तय की गई दूरी देखते हैं। तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि तय की गई दूरी को मैं s1 से दर्शा रहा हूँ, और वह आप लिख सकते हैं ½ g t², और t का मान आप यहाँ पे रखने वाले हैं 1, तो 1/2 g और t 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आया 5 मीटर। तो 0 से लेके 1 तक ये चलेगा 5 मीटर। अब देखिए, अब अपना टारगेट है कि अपन 1 से लेके 2 सेकंड तक देखें, 1 से लेके 2 सेकंड तक देखें। इसमें अपने को दूरी निकालनी है, तो ये अपन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट नहीं देख सकते। पहले अपने को क्या मिलेगा, 0 से लेके 2 तक। तो 0 से लेके 2 तक जो दूरी होगी उसका उत्तर देखें ½ g, और t कितना रखोगे, 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आ जाएगा देखो 4/2 यानी 20 मीटर। लेकिन अपने को कौन से चाहिए, अपने को चाहिए 1 से लेके 2 सेकंड में। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 1 से लेके 2 सेकंड तक जो दूरी थी उसका नाम s2 था। तो s2 का मान बताओ क्या आएगा। तो आप कहोगे s2 का मान देखो, s2 का मान देखिए 20 में से कितने जाएंगे, 5 जाएंगे, तो चलेगा 15 मीटर। कितना, 15 मीटर। ठीक है भाई। तीसरा देखिए, तीसरे में अपन कह सकते हैं कि 2 से लेके 3 सेकंड तक। तो 2 से 3 सेकंड तक ये भी कौन सा सेकंड हुआ, ये भी 1 सेकंड का अंतराल हुआ, और इसमें तय की गई दूरी अपन मान लेते हैं कितनी है, s3 है। बट कह सकते हैं कि s3 डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले 0 से लेके 3 तक आएगा। 0 से लेके 3 तक तय की गई दूरी आएगी 1/2 g t, कितना, 3 का होल स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए क्या आएगा आपका 9 × 5 यानी 45 मीटर। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 2 से लेके 3 सेकंड तक। तो 2 से लेके 3 सेकंड तक जो तय की गई दूरी है, जो उसका उत्तर आने वाला है अपने पास, उसका नाम है s3, और s3 का वैल्यू आएगा 20, और 20 में से 0 से 2 तक घटा दो, वो कितना है, 20, तो ये आया 25। अब अपने समझ में आ गया। देखो ये कौन सा सेकंड है, फर्स्ट सेकंड है। ये कौन सा सेकंड है, सेकंड सेकंड है। और ये कौन सा सेकंड है, थर्ड सेकंड है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी वस्तु को विरामावस्था से गिराने के बाद क्रमागत समान समय अंतराल, यानी अपन कहेंगे पहला t1 और दूसरा t2 और तीसरा t3 जो हैं वो 1-1 सेकंड है, समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का जो अनुपात है वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो d1 अनुपात d2 अनुपात d3 और ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे अपन वो देखें तो क्या लिखेंगे, पहला 5 अनुपात, यहाँ पे दूसरा क्या लिखेंगे 15, और तीसरा क्या लिखेंगे 25। तो इसको सॉल्व करें, 5 का भाग लगाएं सब में, तो 1, 3, 5 और आगे भी अपन इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 7। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था से गिरे और समान समय अंतरालों में चली गई दूरियों का जो अनुपात होगा वो प्रारंभ से 1:3:5:7 होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि स्वच्छंद रूप से गिरते हुए किसी पिंड के द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। अभी अपन ने देखा कि गैलीलियो का विषम अंक के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी वस्तु को विरामावस्था से छोड़ा जाए तो उस वस्तु के द्वारा समान समय अंतरालों में या क्रमागत समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात जो होता है वो 1:3:5:7 होगा। तो अपने से क्या पूछा है कि स्वच्छंद रूप का मतलब u = 0। तो विरामावस्था वाली कंडीशन प्रूव हो गई। और दूसरा अपन कह सकते हैं पहले, दूसरे और तीसरे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अपने को दिया गया क्या है, क्रमागत और समान समय अंतराल। क्रमागत समान समय अंतराल भी अपने को दे दिया, तो ये दोनों शर्तें फुलफिल हो रही हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो अनुपात होगा वो 1:3:5:7:9 इस तरीके से जाएगा, यानी विषम अंकों में जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा 1, 3, 5, 7।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि विराम अवस्था से चलने वाला कण पर 20 सेकंड तक एक समान त्वरण कार्य करता है, तो प्रथम 10 सेकंड में d1 दूरी और अंतिम 10 सेकंड में d2 दूरी चलता है, तो d1 और d2 में संबंध क्या होगा। देखिए पूरी गति कितना है, 20 सेकंड तक है और विराम से ये स्टार्ट किया है, यानी u बराबर 0 है। तो अपन कह सकते हैं कि पहले 10 सेकंड ये हैं, अगले 10 सेकंड ये हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी कण विरामावस्था से चले तो समान समय अंतराल या क्रमागत समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का अनुपात अपन जानते हैं, वो क्या होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ये d1 है, तो ये क्या है, d2 है। तो अपन कह सकते हैं इसका अनुपात होता है 1:3। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था से नियत त्वरण के अधीन गति करे तो क्रमागत समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा d1/d2 और उसका मान होगा 1/3। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो d2 आया वो d2 कितना आएगा, d2 आएगा 3d1। d2 बराबर कितना, 3d1। तो ऐसा ऑप्शन अपने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 16 मीटर ऊंचाई की एक इमारत की छत से समान समय अंतरालों में पानी की बूंद गिरती है। देखिए यहाँ पे ऊंचाई अपने को दी है 16 मीटर, उससे क्या होता है कि समान समय अंतरालों में पानी की बूंद गिरती है। तो यहाँ पे गिरने का मतलब हो गया u बराबर 0 और समय अंतराल यहाँ पे क्या है, समान दे रखा है और ऊंचाई अपने को दे रखी है 16 मीटर। तो इसके आगे इन्फॉर्मेशन दी है कि जब पहली बूंद धरातल से टकराती है तो उसी क्षण 5वीं बूंद छत से मुक्त होती है। जब प्रथम बूंद धरातल पर पहुंचती है तो क्रमागत बूंदों की मध्य दूरियां क्या होगी। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखो यहाँ पे अपन धरातल बना लेते हैं। धरातल पे पहली बूंद पहुंची है, तो उस समय जो 5वीं बूंद है वो क्या हुई है, मुक्त हुई है। तो अपन कह सकते हैं फर्स्ट है, ये पहली बूंद है, ये सेकंड है और इसके ऊपर अपन कह सकते हैं यहाँ पे थर्ड बूंद रही होगी और इसके ऊपर यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि फोर्थ होगी और यहाँ पे अपन कह सकते हैं फिफ्थ होगी। तो फिफ्थ मुक्त होने का मतलब है कि u बराबर 0 है। तो ये जो अपने को ऊंचाई बताई गई है उस ऊंचाई का मान अपन कह सकते हैं कितना है, 16 मीटर है। कितना है, 16 मीटर है। अब देखिए शर्तें यहाँ पे पूर्ण हो रही हैं। कौन सी शर्तें, क्रमागत समान समय अंतराल में। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, यदि किसी कण को विरामावस्था से मुक्त किया जाए और नियत त्वरण के अधीन गति करे तब क्रमागत समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का जो अनुपात होता है वो 1:3:5:7 इस तरीके से होता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कितना होगा, x होगा, तो ये वाला कितना होगा, 3x होगा, तो ये वाला कितना होगा, 5x होगा, तो ये वाला कितना होगा, फिर 7x होगा। इस तरीके से ये अनुपात जाएगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इनको x + 3x + 5x + 7x बराबर अपन कितना कह सकते हैं, वो कह सकते हैं 16 मीटर। यहाँ पे अपन सबको जोड़ें तो अपन कह सकते हैं कितना होगा, देखो ये 4 और 5 9 और 7 हो गए 16x बराबर में कितना, 16। तो x बराबर यहाँ पे अपने को मिल रहा है 1 मीटर। x बराबर कितना मिल रहा है, 1 मीटर। अब अपने को क्या पूछा है कि क्रमागत बूंदों के मध्य दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दूरियां अपने आप आ गई। इस x का मान 1 है तो ये 1 आएगी, ये 3 आएगी और ये 5 आएगी और ये 7 आएगी। तो अपन ने क्या है कि सभी के बीच की दूरियां बता दी है कि कितनी क्या होंगी। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि h ऊंचाई से एक कण को विरामावस्था से ऊर्ध्वाधर नीचे गिराया जाता है तो 1 किलोमीटर की क्रमागत दूरियों को पार करने में लगे समयों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि दूरियां क्या हैं, 1 किलोमीटर की है, तब उसमें लगे समयों का अनुपात बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सामान्य करने की कोशिश करते हैं। अपन कह सकते हैं कोई बिल्डिंग है, इस तरीके से ये कोई मीनार या बिल्डिंग है, इसके 3 बराबर भाग अपन कर लेते हैं। पहला ये वाला h है, ये भी h है और ये भी h है। इसमें लगा समय t1 है, इसमें t2 है और इसमें t3 है। h का मान 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर। अब अपन देखेंगे t1 का मान, t2 का मान और t3 का मान। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये वाला h दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसका समीकरण बड़ा आसान है। t1 की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि h बराबर में होता है ½ g t1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपन यहाँ पे साइन नहीं ले रहे, डायरेक्ट दूरी के रूप में जा रहे हैं। तो h बराबर ½ g t1 का होल स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि t1 बराबर में अपन √2h/g, ये फॉर्मूला भी अपन जानते हैं कि किसी भी वस्तु को h ऊंचाई से जब गिराया जाता है तो h नीचे आने में जो समय लगता है वो √2h/g लगता है। क्या इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए h और h कितना 2h, तो 2h में जो समय लगा है वो t1 + t2 लगा है।
तो T1 प्लस T2 की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि रूट के अंदर 2 इंटू 2H बटा जी, क्या इस तरीके से समीकरण लिख सकते हैं। और इसी तरीके से एक समीकरण यहाँ से भी लिख सकते हैं कि T1 प्लस T2 और प्लस T3, तो इसका मान कितना होगा भाई, तो इसका मान होगा, फॉर्मूला देखें 2H कितना, H होगा 3H और बटा में G। अब अपने को क्या करना है कि T1 बटा T2 पता कर लेते हैं और बाद में आगे भी देख लेंगे। तो यहाँ पे T2 का मान अपने को चाहिए, तो T2 का मान यहाँ पे निकालें तो T2 बराबर कितना होगा, देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। तो यहाँ पे देखिए 2 को अंदर ही रख लो और इस 2 को √2 में ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो आप कह सकते हो क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्या ऐसा सही रहेगा, ऐसा लिख लिया, ये हो गया आपका ये वाला। और आगे गया T1 और T1 का मान अपने को पता है कितना है, √2H/g। जब इसको सॉल्व करोगे √2H/g आपका कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आप कह सकते हो कि √2 - 1 ऐसा लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे भी T3 का मान आप पता कर सकते हो। बोला कैसे पता करेंगे, देखो इसमें पता करना इजी है। यहाँ से देखिए √3 को बाहर ले लें, ठीक है, √3 को बाहर ले लें तो यहाँ से क्या बनने वाला, देखो √2H/g कॉमन आ गया कॉमन, बोला ठीक है आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अपन ने √3 बाहर लिया, इधर जाके T1 प्लस T2 क्या होगा, माइनस होगा, और T1 प्लस T2 देखिए ये वाला है, तो इसमें अपन कह सकते हैं कि क्या बाहर आया था, √2, तो ये आ जाएगा √2। थोड़ा सा इसमें आप समझने की कोशिश करें कि ये सही लिखा गया। अब अपने को क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले अपन T1 अनुपात T2 अनुपात T3 ऐसे देखें तो देखिए T1 का मान क्या लिखेंगे, T1 का मान आप लिखेंगे √2H/g। अनुपात की बात करेंगे, अब T2 का मान लिख देंगे √2H/g और गुणा में √2 - 1, क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अपन को इसमें नहीं है। इसी तरीके से आगे भी अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √2H/g बाहर आ गया था और यहाँ पे √3 में से √2 चला गया, ठीक है, ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखें यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि √2H/g कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पहला तो 1 आएगा, दूसरा आएगा √2 - 1 और तीसरा आएगा √3 - √2। क्या इस तरीके से कोई ऑप्शंस हैं, तो अपन कह सकते हैं सभी समान सेम होंगे, गलत है, ये भी गलत है। अपन कह सकते हैं कि पूर्णांकों के वर्गमूल के अंतर के अनुपात में, अर्थात पहला आएगा 1, दूसरा आएगा √2 - 1 और तीसरा आएगा √2 - 2, तो ये वाला अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट क्या होता है, किसी कण को किसी ऊंचाई से विरामावस्था से गिराया जाए और वस्तु नियत त्वरण के अधीन गति करे, तब क्रमागत समान दूरियों को तय करने में जो लगे समयों का अनुपात है, वो अनुपात क्या होता है, 1 अनुपात √2 - 1 अनुपात √2 - √2 होता है। इस क्वेश्चन में अपने को बताया गया है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में h ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रथम आदि तथा शेष आदि दूरी गिरने में लगे समय T1 तथा T2 है, तो T1 तथा T2 में संबंध क्या होगा। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी h ऊंचाई की एक मीनार रही होगी, तो उसका ये वाला आधा भाग h/2 और ये वाला आधा भाग h/2 पहले में लगा T1 है, दूसरे में T2 है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये वो स्टेटमेंट होगा कि किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से मुक्त किया जाए या गिराया जाए और वस्तु नियत त्वरण के अधीन गति करे, तब क्रमागत समान दूरियां तय करने में लगे समयों का अनुपात जो होता है, वो अपन जानते हैं कि T1 अनुपात T2 का जो वैल्यू होता है वो अपन जानते हैं 1 अनुपात √2 - 1, ये अपन अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि T1 बटा T2 का उत्तर आया 1 बटा में √2 - 1। तो क्या ऐसा ऑप्शन है, तो अपन कहेंगे कि T1 बराबर में T2 और बटा में लिख सकते हैं √2 - 1। तो ऐसा ऑप्शन नंबर अपना कौन सा है, तीसरा है कि T1 बराबर में T2 अपॉन √2 - 1। तो ऐसा आप ध्यान भी रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं केस नंबर 2 की। जब वस्तु को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए, तो अपन ये कह सकते हैं कि धरातल से धरातल पर प्रक्षेपण हो गया, यानी एक बॉल है, उसको प्रारंभिक वेग u देकर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अपन फेंकते हैं, तो वस्तु घटती हुई चाल के साथ ऊपर जाती है और इसके शीर्षतम यानी उच्चतम बिंदु पर इसका चाल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर वस्तु वापस गिरना प्रारंभ होती है और उसकी चाल बढ़ती जाती है। और अपन यदि ये गति निर्वात में पड़े तो धरातल पर टकराते समय कण की चाल उतनी हो जाती है जितनी चाल से इसको फेंका गया था।
तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकने पे उसकी गति कैसी होगी उसका अध्ययन अपने को यहाँ पे करना है। तो अपने से पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि t समय पश्चात कण का वेग क्या होगा। तो t समय पश्चात कण का वेग दिया जाता है v बराबर u प्लस at, क्योंकि गति की समीकरण मान्य होती है क्योंकि यहाँ पे त्वरण का मान नियत होता है। तो यहाँ पे अपन देखिए कि v तो अपने को पता करना है, u अपन कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है तो धनात्मक है, और अपन कह सकते हैं कि त्वरण जो होता है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की होने की वजह से अपन कह सकते हैं कि माइनस में gt लिखेंगे, क्योंकि माइनस किसका है, g का। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर जाने के दौरान तो लिखते हैं कि ऊपर जाने में वेग t समय में gt से घट जाता है। शॉर्ट में देखें कि ऊपर जाने के दौरान 1 सेकंड में कितना घटेगा, तो आपका उत्तर होगा 10। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक कण को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो बताइए कि 1 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा। तो आप कहेंगे कि ऊपर जाने के दौरान वेग घटता है gt से, और 1 सेकंड में अपन कह सकते हैं 10 से घटेगा, तो 50 में से 10 गए तो 40 बचेगा, और 2 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, 20 घट जाएगा, तो 50 में से 20 गए तो 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से प्रत्येक 1 सेकंड में वेग कितने से घटता है, ऊपर जाने के दौरान 10 मीटर पर सेकंड से। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है कि t समय पश्चात कण की ऊंचाई क्या होगी। तो अपन कह सकते हैं कि t समय बाद कण की ऊंचाई पूछे तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगी, और यहाँ पे कह सकते हैं u कैसा है, धनात्मक है, u धनात्मक इंटू टी, माइनस में आप लिख सकते हैं हाफ gt स्क्वायर। तो इस तरीके से s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये सही हो गया। तो ये अपन कह सकते हैं कि t समय बाद उसकी ऊंचाई होगी। अब बोला है कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय क्या होगा। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में समय क्या होगा, तो अपने से पूछा गया है कि ऊपर जाने के दौरान जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में समय कितना लगा है, इसका मान अपने को बताना है। तो अपन कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर कण की चाल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो समीकरण अपन याद कर सकते हैं कि v बराबर u प्लस at लगेगी। तो अंतिम वेग यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 हो गया, u अपन कह सकते हैं धनात्मक था, माइनस g इंटू टी, और t कौन सा, ऊपर जाने वाला समय, तो t अप अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि u बटा g होगा। ये अब क्या होगा, u बटा g होगा। जैसे किसी कण को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका जाए तो अपन कह सकते हैं कि उसको अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना लगेगा, 40 बटा 10 यानी 4 मीटर पर सेकंड। और अपन ये भी देख चुके हैं कि हर एक सेकंड में 10 से क्या होता है, कम होता है। तो 40 खत्म होने में कितना सेकंड लगेगा भैया, 40 से 1 सेकंड में 10 गया तो 30, 2 सेकंड में 20 चला जाएगा, 3 सेकंड में 30 चला जाएगा, और 4 सेकंड में 40 चला जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि 4 सेकंड में 40 से कितना हो जाएगा, 0, तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, यानी 4 सेकंड लगेगा। अपन डायरेक्ट इसको फॉर्मूला में याद रखते हैं कि टी अब बराबर में u बटा g होता है। चीज़ें समझ में तो आ रही हैं। यदि आपको समझ में आ रही है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसको लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इसमें क्या कमी रहेगी, जिससे और सुधार करें, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे अपन कह रहे हैं कि उड्डयन काल की बात कर रहे हैं। उड्डयन काल क्या होता है कि जब कण को अपन ने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, जब कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका तो कण ऊपर गया, ऊपर जाते जाते इसकी चाल घटी और टॉप बिंदु पे जाके इसकी चाल कितनी होगी, 0 होगी। फिर ये वापस नीचे की तरफ आया बढ़ती हुई चाल से और धरातल पे टकराया, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो समय लग गया ना, वही आपका उड्डयन काल होगा। तो अपन कह सकते हैं कि उड्डयन काल के दौरान ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका कोई विस्थापन नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि जब कण अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आए, इसलिए विस्थापन 0 हो गया। और अपन कह सकते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देते हैं, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि s का मान कितना होगा, 0। u यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि धनात्मक होगा u, और इंटू टी, उड्डयन काल को मैं t से दर्शा देता हूँ, कैपिटल T से, और माइनस हाफ g t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कैपिटल T बराबर आएगा 2u बाई जी। कैपिटल टी क्या आएगा, 2u बाई जी। यहाँ से एक बात ये भी हो गई कि अपन कह सकते हैं कि कैपिटल टी का जो मान है, उड्डयन काल जो मान है, वो 2u बाई जी आया है। अभी अपन पढ़ गया है कि जो टी अप था वो कितना था, u बाई जी। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना टी अप था उतना ही तो टी डाउन था, जितना टी अप था उतना ही तो टी डाउन था, यानी ऊपर जाने में जितना समय लगा था उतना ही समय तो नीचे आने में लगा। और जब गति किस में हो, निर्वात में हो। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि टी अप प्लस में टी डाउन दोनों को जोड़ा जाए तो इसका मान किसके बराबर आएगा, 2u बाई जी के, जो कि किसके बराबर होगा, उड्डयन काल के। तो अपन कह सकते हैं कि टी अप ऊपर जाने में u बाई जी, नीचे आने में u बाई जी, संपूर्ण समय पूछे तो 2u बाई जी होगा। तो इस चीज़ों को आप याद रख लीजिए। आगे क्या पूछा गया है कि कण के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी।
अपने से पूछा है कि इस कण को u चाल से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो कितनी अधिकतम ऊंचाई ये तय करेगा, इसका मान आपको बताना है कि h मैक्सिमम क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई इसको तब प्राप्त होगी जब इसका वेग कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि v² बराबर में u² प्लस 2as, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये वेग कितना हो गया, 0। इनिशियल क्या था, u² प्लस में 2 और माइनस का g, और h अपन कह सकते हैं कि अपने को पता करना है h मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम का मान यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, वो मिल रहा है u² बटा 2g। तो h मैक्सिमम प्राप्त हुआ u² बटा 2g। तो इस तरीके से अधिकतम ऊंचाई अपने को प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से अपने क्या क्या चीज़ें देखिए ध्यान से। अपन कह सकते हैं कि t समय बाद वेग कितना हो जाएगा, तो u माइनस जी टी, यानी t समय में gt से घट जाता है ऊपर जाने के दौरान। उसके बाद पूछा कि t समय पश्चात ऊंचाई क्या होगी, तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगी। अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय u बटा g होगा। उड़न काल की बात करूँ तो 2u बाई जी होगा, जो कि t अप प्लस और t डाउन के योग के बराबर होगा, और दोनों बराबर होंगे। जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय इसको नीचे आने में लगेगा, और कण के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई का मान होगा h मैक्स बराबर में u² बटा 2g। अभी अपन बात कर रहे थे कि किसी भी वस्तु को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो उसके अंदर अपन महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे हैं। पहला बिंदु कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन गति में जिस चाल से वस्तु ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है उसी चाल से वस्तु प्रक्षेपण बिंदु पर वापस आती है। कहना क्या चाहता है कि जैसे आप धरातल से किसी वस्तु को ऊपर की ओर कितने से प्रक्षेपित करते हैं, 10 मीटर पर चाल से प्रक्षेपित करते हैं, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि वस्तु की प्रक्षेपण की चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। और अपन जानते हैं कि ऊपर की तरफ जब जाएगी तो चाल घटते घटते कितनी हो जाएगी, 0। फिर 0 से बढ़ते बढ़ते चाल वापस प्रक्षेपण बिंदु पर कितनी प्राप्त हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो अपन पॉइंट लिख रहे हैं वो कब लिख रहे हैं, निर्वात में लिख रहे हैं, यानी वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में लिख रहे हैं। वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में गुरुत्व के अधीन गति में किसी वस्तु को जिस चाल से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए वस्तु उसी चाल से वापस लौट आती है उसी बिंदु पर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं चाल की गारंटी लेते हैं। वेग यहाँ पे बदल रहा है क्योंकि वेग दिशा भी शामिल करता है। तो अपन कह रहे हैं कि पहले दिशा ऊपर की तरफ थी, अब दिशा नीचे की ओर है, तो वेग तो बदल गया लेकिन चाल का मान सेम रहा। पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन गति में ऊपर जाने में लगा समय समान दूरी तक नीचे गिरने में लगे समय के बराबर होता है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो कण को ऊपर जाने में लगा समय अपन कहते हैं टी अप है, और नीचे आने में लगा समय टी डाउन है। और उड़न काल के दौरान अपन ने भी देखा भी था कि यदि यहाँ पे वायु प्रतिरोध नहीं है और ये सारा का सारा जो गति है वो किस में है, निर्वात की उपस्थिति में है, तो ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय बराबर होगा, और उसका मान u बटा जी होगा। u बटा जी होगा क्योंकि उड़न काल कितना होता है, उड़न काल होता है 2u बटा जी, तो उसका आधा आधा भाग बढ़ जाएगा। u बटा जी यहाँ पे रहेगा और u बटा जी यहाँ पे रहेगा, तो कुल समय तो होगा 2u बाई जी, और जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तब समान ऊंचाई पर कण की चाल समान होती है। तो कहना चाहता है कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो समान ऊंचाई, मतलब कहना चाहता है कि ऊंचाई समान हो। अपन कह सकते हैं कि समान ऊंचाई पर कण 2 बार होता है, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर जाते वक्त तो एक ऊर्ध्वाधर नीचे आते वक्त। तो अपन कहेंगे ये कण यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड से गया तो वापस आते समय चाल 5 मीटर पर सेकंड इस बिंदु पे हो जानी है। तो अपन कह सकते हैं कि समान ऊंचाई पर कण की चाल समान होती है, एक तो ऊपर जाते वक्त और एक नीचे आते वक्त। यहाँ पे चाल की बात कर रहे हैं, वेग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे वाला पॉइंट देखते हैं। जब एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तब ऊपर जाने के दौरान यानी आरोहण के दौरान अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी नीचे आने के दौरान प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होती है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए तो ऊपर जाने के दौरान गति के जो अंतिम 1 सेकंड है, ये वाला अंतिम 1 सेकंड है, इसमें तय की गई दूरी इसके प्रथम 1 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होगी। क्योंकि अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि गति में समानता है कि जिस चाल से इसको फेंका जाए उसी चाल से ये वापस आता है। तो अपन कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये चाल घटती है उसी तरीके से ये चाल बढ़ती है। तो यहाँ पे गति का अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि अपने से पूछा जाए कि अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, तो अपन मुश्किल में पड़ जाते हैं।
लेकिन अपन से बोला जाए किसी वस्तु को छोड़ने के 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होती है, तो अपना उत्तर होता है कि प्रथम 1 सेकंड में तय की गई दूरी h बोलें तो उसका मान होता है हाफ जी टी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कह सकते हैं हाफ और g का वैल्यू g रहने देते हैं और t 1 का होल स्क्वायर, तो अपन कह सकते हैं कि g/2। तो कई बार इसको बोलते हैं एग्जैक्ट 4.9 मीटर, या फिर अप्रोक्स बात करें तो 5 मीटर। तो आप ये पॉइंट कह सकते हैं कि कण के ऊपर जाने के दौरान अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी 5 मीटर होती है, क्योंकि वो नीचे आने के दौरान प्रथम 1 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर होती है। इसी तरीके से अपन यह भी कह सकते हैं कि ऊपर जाने के दौरान t सेकंड में तय दूरी और नीचे आने में t सेकंड में तय की गई दूरी बराबर होगी, और इसका मान होगा हाफ g/t²। ये कौन सी है, ये ऊपर जाने के दौरान है, और ये कौन सी है, नीचे आने के दौरान है। तो ऊपर जाने के दौरान जो तय दूरी होगी t सेकंड में, अंतिम t सेकंड में, उतनी की उतनी नीचे आने के दौरान प्रथम t सेकंड में तय दूरी होगी। ये कौन सी है, अंतिम t सेकंड में, और ये कौन सी है, प्रथम t सेकंड में। ये कौन सी है, प्रथम t सेकंड में। ये क्वेश्चन आएगा तो अपन आगे और देखेंगे कि अंतिम t सेकंड में तय की गई दूरी बराबर होती है नीचे आने के दौरान प्रथम t सेकंड में तय की गई दूरी, और इसका मान होता है हाफ g/t²। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक कण को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो कण के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और कण का उड्डयन काल आपको बताना है। जब किसी भी कण को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस कण के द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई होती है उसका सूत्र होता है कैपिटल H बराबर में u²/2g। ये आपको सूत्र ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग कितना है, 20 का होल स्क्वायर बटा में 2 इंटू जी का मान आप रख सकते हैं 10। तो ऊपर 20 इंटू 20, नीचे 20, तो एक 20 बच गया, तो अपन कह सकते हैं कि 20 मीटर की अधिकतम ऊंचाई ये प्राप्त करेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि उड्डयन काल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है, जब किसी कण को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो सूत्र होगा t बराबर में 2u/g। तो 2 का 2 होगा, u कितना होगा, आप कह सकते हैं कि 20 होगा, और g का मान आप कह सकते हैं 10 होगा। तो यहाँ से अपने पास आगे कितने सेकंड, 4 सेकंड। तो इस तरीके से अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल के सूत्र फिक्स होते हैं, इनको ध्यान रखें। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक कण को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो कण के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। जब किसी कण को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो उस कण के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का सूत्र होता है H बराबर में u²/2g। इस सूत्र को याद रखिए, u²/2g। अब मान रख दीजिए, तो अपन कह सकते हैं कि 20 का होल स्क्वायर बटा में 2 इंटू जी का मान अपन 10 ले रहे हैं, तो ऊपर कह सकते हैं कि 20 गुणा 20 और नीचे 20, तो एक 20 कैंसिल आउट हो गया, तो उत्तर आ गया आपका 20 मीटर। यानी कण अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा 20 मीटर। इस क्वेश्चन में एक पत्थर को u मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाने पर यह h1 ऊंचाई प्राप्त करता है। एक अन्य पत्थर को उसी बिंदु से u/3 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके जाने पर h2 ऊंचाई प्राप्त करता है। तब आपको बताना है कि h1 तथा h2 में सही संबंध क्या होगा। h यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई को दर्शा रहा है, तो अधिकतम ऊंचाई उस केस में जब किसी कण को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो सूत्र होता है h बराबर में u²/2g। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि h समानुपाती क्या है, u²। तो यहाँ पे अपन बात करें तो h1/h2 क्या होगा, यहाँ पे अपन बड़े आराम से लिख सकते हैं कि u1/u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो h1/h2 का मान अपन यहाँ पे निकालें तो u1 का मान पहले केस में u रख देंगे, दूसरे केस में u/3 रख देंगे और उसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको जब अपन सॉल्व करें तो कह सकते हैं कितना आएगा, देखिए u से u कैंसिल आउट, 3 ऊपर जाके 3 का होल स्क्वायर हो गया 9/1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि h1 बराबर में आएगा 9h2, लेकिन h2 यहाँ पे पहले लिख रखा है, तो अपन भी क्या करते हैं कि h2 बराबर में h1/9, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन अपन देखें कि h2 बराबर h1/9, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुत अधिक गेंदों को जल्दी जल्दी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इस प्रकार फेंका जाता है कि अगली गेंद तब फेंकी जाएगी जब पहले वाली बॉल है वो अधिकतम ऊंचाई पर हो, और यदि अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है, तो प्रति मिनट फेंकी गई बॉलों की संख्या क्या होगी, आपको यह बताना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि किसी भी बॉल को 5 मीटर तक जाने में कितना समय लगेगा।
यानी 5 मीटर ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा। अपन कह सकते हैं कि जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय तो नीचे आने में लगता है। तो अपन कहेंगे किसी भी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाए तो उसको धरातल पर पहुंचने में जो समय लगता है वो होता है t बराबर में √2h/g। ये अपन सूत्र अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे मान रखते हैं तो देखिए 2 का 2, h का मान कितना है, अपन कह सकते हैं कि h यहाँ पे 5 मीटर दे रखा है और बटा g भी आप 10 ले सकते हैं। तो t का मान यहाँ से आ गया अपने पास 1 सेकंड। कितना आया? 1 सेकंड। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 1 सेकंड में फेंकी गई बॉल, 1 सेकंड में फेंकी गई बॉल जो होगी उनकी संख्या होगी 1। तो अपने को पूछा है 1 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में फेंकी गई बॉल की संख्या कितनी होगी? 60। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 60 बॉल होंगी जो इसने 1 मिनट में फेंकी। तो उत्तर आ जाएगा तीसरा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कण को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह अधिकतम ऊंचाई s तक जाने में t समय लेता है। तो आपको बताना है कि इसके द्वारा 1.5 t समय में तय की गई दूरी क्या होगी। तो अपन यहाँ पे डायग्राम देखें तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी गति क्या होगी? इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी, घटते घटते इसकी चाल शून्य होगी और वहां से ये बॉल वापस लौट के यहाँ पे वापस धरातल पे आएगी। तो अपन कह सकते हैं कि अपने को बताया क्या गया है कि ऊपर जाने में h ऊंचाई जाने में समय कितना लग गया? इसको t लग गया। तो अपन कह सकते हैं कि इस t समय में यहाँ तक चली जाती है। लेकिन यहाँ पे आप समय देखेंगे तो 1.5 t है। तो 1.5 t समय को अपन कैसे लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, 1.5 t को लिख सकते हैं कि एक तो t हो गया और 0.5 को अपन लिख सकते हैं t/2। आप कह रहे हैं कि t में तो इसने कितनी दूरी चली? h चली। और t/2 का अपन क्या है कि जब किसी भी वस्तु को मुक्त करते हैं तब अपन ने देखा था कि t/2 समय में तय की गई दूरी जो होती है वो h/4 होती है। वो कैसे? अपन कह सकते हैं कि h समानुपाती क्या होता है? t² होता है। h समानुपाती क्या होता है? t² होता है। तो इसी से अपन ने तुलना करके देखा कि t/2 समय में h/4 होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले आपको करवा दिया है। अब अपने को यहाँ पे क्या पूछा है? तय दूरी पूछी है। तो तय दूरी अपन कह सकते हैं, देखिए तय की गई दूरी आपसे पूछी तो आप कह सकते हैं कि पहले कितना चला? h, और इसमें जोड़ दो h/4। तो उत्तर आ गया आपका 5h/4। तो ऐसा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कण के द्वारा तय की गई कुल दूरी 5h/4 होगी। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। यदि t1 तथा t2 समय पर पिंड की प्रक्षेपण बिंदु से ऊंचाई h क्रमशः आरोहण व अवरोहण के दौरान है, तब आपको बताना है कि पिंड का प्रारंभिक वेग क्या होगा और इस h का मान क्या होगा। चलिए सिचुएशन को समझते हैं। अपन कहते हैं कि जब किसी भी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो कण एक ही ऊंचाई पर 2 बार होता है, एक तो जाते वक्त और एक आते वक्त। तो अपन कह सकते हैं कि सेम ऊंचाई है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये वाला जो कण है वो एक ऊंचाई h पर 2 समय है, एक तो t1 पर और एक t2 पर। एक है t1 पे और एक है t2 पर। यहाँ पे अपन समीकरण लिखना चाहें h की तो h बराबर में ut प्लस हाफ AT² कह सकते हैं, और s की जगह अपन कह सकते हैं ऊंचाई होगी h। u यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ फेंका गया होगा, u चाल अपन ले लेते हैं धनात्मक, और t और g नीचे की तरफ होगा तो इस वजह से अब माइनस हाफ GT²। अब देखिए अपन कह सकते हैं कि ये वाली समीकरण t में द्विघात बन रही है तो इसको द्विघात बनाते हैं अच्छे से। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है GT²। यहाँ पे इधर ले आइए, धनात्मक हो जाएगा, 2 को इधर भेज दीजिए तो ये गुणा हो जाएगा तो -2ut और प्लस का 2h बराबर में 0। क्या ये समीकरण आपको समझ में आ गई किस तरीके से मैंने बनाई? GT² 2ut इधर चला गया माइनस का, ये माइनस वाला प्लस का, और h वहीं रहा तो 2h। अब देखिए द्विघात समीकरण है, हल कैसे करते हैं? अपन कह सकते हैं कि इसकी तुलना कर लेते हैं ax² प्लस bx और प्लस c से तुलना। तो ये इससे तुलना करने का क्या फ़ायदा होगा? तो पहला कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होती हैं उसके 2 मूल होते हैं। तो 2 मूल होंगे तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट अपन देखें कि मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है? देखो अपन कह सकते हैं इसके 2 मूल होते हैं तो उनके मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो यहाँ के इसके जो मूल हैं इस समीकरण के वो मूल होंगे t1 तथा t2।
T1 तथा T2, क्योंकि इसी तरीके से इसके अल्फा और बीटा थे तो इसी तरीके से इसके T1 और T2 हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि T1 प्लस T2 बराबर है माइनस का चिन्ह b की जगह रखिए, तो अपन कहेंगे यहाँ पे b की जगह तुलना करें तो आपको मिल रहा है माइनस का 2u, तो माइनस 2u बटा में a की जगह यहाँ पे है g, तो T1 प्लस T2 बराबर में कितना आ रहा है यहाँ पे 2u बटा g, कितना आ गया T1 प्लस T2 बराबर 2u बटा g। तो यहाँ से अपन एक संबंध ये ध्यान रख सकते हैं कि जो दोनों समय होंगे उनका जो योग होगा वो 2u बटा g, यानी आप कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, ये आपके उड़यन काल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, उड़यन काल के। ये बात आ गई समझ में। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कि u अपने को चाहिए था, तो u का मान यहाँ से किस तरीके से प्राप्त करें। तो देखिए u को एक तरफ रख दें, बाकी दूसरी तरफ भेज दें, तो u बराबर अपन कह सकते हैं कि g और गुणा में T1 प्लस T2 और बटा में 2। तो ये इस तरीके से ये आपका प्रारंभिक वेग आ गया। लेकिन अपने को एक और चाहिए था इस h का मान, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं देखें मूलों का योग तो कर दिया, अब अपन करते हैं मूलों का गुणन। तो मूलों का गुणन क्या होगा, तो मूलों का गुणन अपन जानते हैं वो होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर में c बटा a। यहाँ के मूल हैं T1 गुणा T2 और c की जगह क्या लिखा है तो आप कहोगे 2h और a की जगह g, तो आप कह सकते हैं कि T1 गुणा T2 बराबर होगा 2h बटा g। तो दो संबंध आप याद रखिए कि एक ही कण को जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो एक ऊंचाई पर एक तो जाते वक्त होता है और एक आते वक्त होता है, तो जो समय होता है उनका जो योग होता है उड़यन काल के बराबर होता है और उनका जो गुणन होता है वो होता है 2h बटा g के। तो यहाँ से अपन h का मान बता सकते हैं क्या आएगा, इसको सही से लिखें तो 1 बटा 2 g T1 गुणा T2। तो इस तरीके से h का मान भी आ गया। तो अपन कह सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, अपने द्विघात समीकरण बनाई और उसके मूलों का योग और मूलों के गुणन से इस कॉन्सेप्ट को सीखा। इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह 6 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई तय करती है। तब आपको बताना है कि वस्तु के द्वारा प्रथम तथा सप्तम सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि कण को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड लगता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसका उड़यन काल कितना होगा, 12 सेकंड होगा। और अपन इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया होगा और फिर वापस लौट के इस तरीके से आ गई होगी। और अपन कह सकते हैं इसको ऊपर जाने में समय कितना लगा है, 6 सेकंड लगा है। तो यहाँ से शुरुआत कर देते हैं 0 और यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और 4 और 5 और यहाँ पे पहुँच गई है 6 सेकंड में यहाँ पे। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये 7 होगा, ये 8 होगा और ये 9 होगा और ये 10 और 11 और ये 12 में ये वापस पहुंच गए। अब ध्यान से देखिए ये जो हैं वो क्षण हैं, जैसे t बराबर 3 सेकंड पे और t बराबर 9 सेकंड पे कण एक ही ऊंचाई पे है। और अपन जानते हैं कि इन दोनों समयों का जो योग होता है वो उड़यन काल के बराबर होता है, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कि T1 प्लस T2 बराबर में 2u बटा g। तो यहाँ पे अपन ये कॉन्सेप्ट भी जानते हैं कि एक जो कण है वो एक ही ऊंचाई पर 2 बार होता है, एक ऊपर जाते वक्त और एक ऊपर आते वक्त। वहाँ पे चाल भी सेम होती है, ऊंचाई भी सेम होती है और उन दोनों समयों का जो योग होता है वो उड़यन काल के बराबर होता है। लेकिन अपने को यहाँ पे कुछ अलग पूछा गया है कि वस्तु के द्वारा प्रथम तथा सप्तम सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे अपन देखिए कि फर्स्ट और सप्तम कौन सा होगा, तो अपन कह सकते हैं देखिए ये जो होगा वो फर्स्ट सेकंड होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ होगा आपका और ये आपका 7th होगा। ठीक है, इसी तरीके से 8th और 9th, ये 10th हो गया आपका और ये 11th हो गया और ये 12th हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड हो गए। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं देखिए फर्स्ट और 12th एक ही जैसे हैं, चाहे फर्स्ट में मान लो चाहे 12th में मान लो, बात तो एक ही है। तो अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे गैलीलियो के विषम अंकों के नियम से कि यदि किसी कण को विरामावस्था से मुक्त किया जाए तो कण के द्वारा समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात होता है 1, 3 और 5। तो अपन कह सकते हैं पहले में x हो तो दूसरे में 3x, तो इसमें 5x, इसमें 7x, इसमें 9x और इसमें 11x। अब आपको पूछा कौन से में गया है, प्रथम को अपन कह रहे हैं कि ये 12th वाला है, तो इसमें कितना है, प्रथम सेकंड में कितना होगा, जितना 12th में होगा तो वो कह सकते हैं 11x और बटा में सप्तम मतलब x। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो गया कि ये कौन से का, फर्स्ट का और ये आपका 7th का।
तो ये उत्तर आता है आपका 11/1 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इमारत से 2 बॉल ए तथा बी को समान चाल से फेंका जाता है। ए को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, बी को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। यदि जमीन तल पर पहुंचने पर उनके वेग क्रमश से VA तथा VB हैं तो आपको बताना है कि VA तथा V में तुलना करनी है। वो बराबर होंगे या B का ज़्यादा होगा या फिर A का ज़्यादा होगा या फिर उनके वेग जो हैं वो द्रव्यमान पे निर्भर करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सभी जनरल या सामान्य कॉन्सेप्ट में आपको सिखा देता हूँ कि एक समान ऊंचाई से कणों को एक समान चाल से भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रक्षेपित किया जाए तो सभी कण धरातल पर एक समान चाल से टकराते हैं। इसको देखिए अपन कैसे सीखते हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं इनको तो अपन गति की समीकरण से भी सीख सकते हैं। जो ये वाला अपना एक केस तो क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है और एक केस अपना ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, लेकिन बाकी केस भी आपको सीखने हैं। तो यहाँ पे अपन यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सहारा लेंगे। तो अपन कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल और पोटेंशियल फाइनल। काइनेटिक इनिशियल की बात करें तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो एक अदिश राशि होने की वजह से दिशा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन कह रहे हैं कि सभी को एक ही चाल से फेंका गया है तो चाल सबकी सेम होगी, तो गतिज ऊर्जा सभी की बराबर होगी। और अपन कह सकते हैं कि पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा जब लिखते हैं तो mg/h कौन सी लेते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। काइनेटिक फाइनल की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि 12mv² होगा। और पोटेंशियल अपन कह सकते हैं कि सारे के सारे कण धरातल पे पहुंचे हैं तो रेफरेंस पे स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि द्रव्यमान कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा कि द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। यहाँ पे द्रव्यमान पे कोई निर्भरता नहीं है। और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो उत्तर आने वाला है आपका v² बराबर में u² प्लस में 2gh। यानी आप कह सकते हैं कि v यानी चाल का मान कितना होगा, u² प्लस में 2gh और वो भी किसमें, रूट में। तो v बराबर रूट में u² प्लस 2gh, यानी सभी कण एक समान चाल से पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वेग की बात अपन नहीं कह सकते, चाल तक की बात सीमित है। बट यहाँ पे तो वेग पूछे, हाँ इन दोनों कणों के लिए वेग की बात कर सकते हैं। देखिए अपन गति की समीकरण भी तो जानते हैं ना, v² बराबर में u² प्लस 2s। इस क्वेश्चन के इसी से भी कर सकते हैं। देखिए दोनों ही केस में इसमें आप प्लस u रखने जाएंगे, इस केस में आप माइनस u रखने जाएंगे। लेकिन आप कह सकते हैं चाहे यहाँ पे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, आखिरी में होगा तो क्या, होल स्क्वायर ही। तो यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक का कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बात प्लस में 2, यहाँ पे अपन माइनस का g रखेंगे तो दोनों ही केस में विस्थापन भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि v बराबर में क्या आएगा, u² प्लस 2gh। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों कोणों की तो गारंटी ले सकते हैं कि वेग भी सेम होंगे, चाल भी सेम होगी। लेकिन बाकी सभी कणों की एक साथ तुलना करें तो ये कहना स्टेटमेंट सही रहेगा कि सभी कण एक समान चाल से धरातल पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नदी पर क्षैतिज पुल बनाया गया है। पुल पर खड़ा एक छात्र 4 मीटर पर सेकंड के वेग से एक छोटी बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। 4 सेकंड के बाद गेंद पानी की सतह से टकराती है। तो आपको बताना है कि पानी की सतह से ऊपर पुल की ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे अपन डायग्राम बनाएं तो अपन कह सकते हैं, देखिए इस तरीके से होगा, ये पुल होगा और इस पुल पे कोई छात्र होगा और उस छात्र ने क्या करा, बॉल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, फिर बॉल जाके आई ऐसे और फिर यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि नीचे यहाँ पे क्या रहा होगा, पानी रहा होगा जिस पे आके बॉल टकराई होगी। तो अपने से क्या पूछा गया है कि इस पुल की ये वाली ऊंचाई कितनी होगी इस पानी से, ये h का मान अपने को बताना है। यहाँ पे अपने को वेग भी दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 4 मीटर पर सेकंड दिया है और कण यहाँ पे कितने समय बाद पहुंचा है उसका मान भी अपने को बता रखा है। तो अपने को पता क्या करना है, ये वाली ऊंचाई। तो अपन यहाँ पे समीकरण लगा सकते हैं विस्थापन की, s बराबर ut प्लस हाफ t²। अब कई बच्चों को इस s में डाउट होता है। देखिए s जो होता है वो विस्थापन होता है, दूरी नहीं होता। और विस्थापन अपन जानते हैं कि प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, तो ये आपका विस्थापन होगा।
और ये आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है। तो आप प्रारंभिक बिंदु से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए विस्थापन का मान ऋणात्मक होगा। और यदि अपन ऋणात्मक रख देते हैं तो सही है, और नहीं रखते हैं क्योंकि इसको पता करना है तो अपन ऐसे के ऐसे ही चलते हैं कि बाद में पता लग जाएगा ऋणात्मक आएगा या धनात्मक। तो एस का मान ऐसे का ऐसे ही जाने देते हैं। यू देखिए ऊपर की तरफ फेंका है, इसलिए यू को धनात्मक रखेंगे। कितना रखेंगे? 4। समय अपने पास कितना है? 4 प्लस हाफ, और ए की जगह अपन कह सकते हैं कि -g, और टी का मान अपन कितना रखें? 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 × 4 क्या हो गया? 16। यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो अपन कह सकते हैं कि 16 × 5 यानी -80, और यहाँ पे एस कह सकते हैं कि उत्तर आ रहा है -64 मीटर। मैं कह रहा था ना कि माइनस का उत्तर आएगा, उसका कारण क्या था? माइनस का उत्तर आपको यह बता रहा है कि आप प्रारंभिक बिंदु से नीचे की तरफ विस्थापित हो गए हैं। कितना? 64 मीटर, और माइनस आपकी दिशा हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि इस पुल की ऊंचाई जो है पानी से वो कितना है? 64 मीटर है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गुब्बारा 10 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर जा रहा है। जब यह जमीन से 400 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो इससे एक पत्थर नीचे गिराया जाता है। तो आपको बताना है कि पत्थर जमीन तल पर किस वेग से टकराएगा। यहाँ पे अपन कह सकते हैं क्वेश्चन क्या है कि किसी भी गतिशील निकाय से पत्थर को मुक्त किया गया है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखो गुब्बारा धरातल से स्टार्ट किया होगा गति करना, यहाँ से गुब्बारे ने गति करना स्टार्ट करी। ठीक है, अब जब गुब्बारा यहाँ से कितना ऊंचा है? 400 मीटर। कितना मीटर? 400 मीटर। तब उस समय इसका वेग कितना है? वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो इस समय गुब्बारे का वेग है 10 मीटर पर सेकंड, और वो कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ है। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी गतिशील निकाय से किसी कण को मुक्त किया जाता है तो उस कण का वेग उतना ही होगा जितना उस गतिशील निकाय का है। वेग तो उतना ही होगा जितना उस गतिशील निकाय का है, बट त्वरण का मान भार के क्षेत्र के बराबर होगा। तो जैसे इस पत्थर को इससे मुक्त किया तो इस पत्थर ने वेग तो कितना ले लिया? गुब्बारे के जितना, और इसका जो त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर यानी g के बराबर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। तो स्टार्टिंग में अपन कहेंगे कि पत्थर का चाल होगा 10 मीटर पर सेकंड, फिर मंदन होगा इसमें, और फिर चाल घटते घटते फिर वापस थोड़ी दूर ऊपर जाकर ये नीचे आ जाएगा, और फिर ये टकराएगा धरातल पर। तो अपने को बताना है कि धरातल पर टकराते समय इसकी चाल क्या होगी। तो अपन कहते हैं कि किसी ऊंचाई से कण को कोई सी भी दिशा में फेंका जाए तो धरातल पे उसकी जो चाल होती है वो क्या होती है कि v² बराबर में u² प्लस 2as से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट कर दें। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि v बराबर में रूट के अंदर u² प्लस 2gh। ठीक है, चलिए इसमें मान रखते हैं। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं u कितना है? 10, क्योंकि जितना अपन यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो u जो होगा वो पत्थर का जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो गुब्बारे के बराबर होगा, और उसका जो मान है वो कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की ओर होगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ पत्थर के त्वरण की, तो पत्थर का जो त्वरण होगा उसका मान कितना होगा? g ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो चलिए अब मान रख देते हैं। तो 10 का होल स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पे आप साइन के साथ रखते हैं तो माइनस का 10, और h भी अपन कह सकते हैं कि प्रारंभिक से नीचे आए तो माइनस का 400। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आएगा आपका? यहाँ पे आपका आएगा 8000। 8000 में 100 जोड़ दो 8100, और 8100 का आएगा 90 मीटर पर सेकंड, और इसकी दिशा होगी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो 90 मीटर पर सेकंड आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अपने को दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है कि पत्थर को जमीन तल पर पहुंचने में लगा समय कितना होगा। बात कर रहे हैं समय की, तो समय के लिए आप यह समीकरण लगा सकते हैं v बराबर u प्लस 80। लेकिन ये समीकरण क्या रखनी पड़ेगी? आपको सदिश रूप में रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि u का जो मान था आपने को दिया गया है या आपने जो पता करा है उसका मान 90 तो है, लेकिन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है तो इसलिए माइनस लिखेंगे। तो माइनस क्या बता रहा है? दिशा को, तो -90। u अपन कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है तो इसलिए प्लस का 10 आएगा, और -10 यानी g का मान रख दिया है माइनस, क्योंकि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, और t अपने को पता करना है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 10t बराबर, इसको इधर ले आओ उसको उधर भेज दो, तो ये कितना हो गया आपका 100। तो t का मान यहाँ से आ रहा है 10 सेकेंड। t का मान कितना आ रहा है? 10 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? या फिर आप समय वाले क्वेश्चन को s बराबर ut प्लस
हाफ AT² से भी कर सकते हैं। एच की जगह कितना रखेंगे, माइनस के 400, यू आप कह सकते हैं 10 और टी और माइनस हाफ GT²। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं, टी का होल स्क्वायर, यहाँ पे द्विघात बन गई। तो आप इस द्विघात को सॉल्व करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गुब्बारा है जो कि 1.25 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर उड़ रहा है। 8 सेकंड के बाद गुब्बारे से एक पत्थर को गिराया जाता है तो पत्थर का विस्थापन 50 मीटर होगा, या फिर जमीन तक पहुंचने हुए 40 मीटर की दूरी तय करेगा, या जमीन पर 4 सेकंड के बाद पहुंचेगा, या फिर कह रहा है कि छोड़े जाने के पश्चात नीचे की ओर गति करना प्रारंभ करेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को दिया क्या है। एक गुब्बारा है जो कि धरातल से उठना प्रारंभ करता है। एक गुब्बारा है जो कि धरातल से उठना प्रारंभ करता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि गुब्बारे का प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। फिर गुब्बारा जाएगा ऊपर की ओर। क्यों जाएगा, क्योंकि गुब्बारे के पास त्वरण है तो इसकी चाल बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते कुछ चाल हो जाएगी, और जब चाल कुछ हो जाएगी तो उतने में समय कितना हो गया, 8 सेकंड हो गया। ये कहानी कब की है, t बराबर 0 की, और ये कहानी है t बराबर 8 की। तो इस समय गुब्बारा कहीं जा रहा होगा ऊपर की तरफ किसी वेग से। अब अपन क्या करते हैं कि इस गुब्बारे से एक पत्थर को छोड़ा जाए। अब आप बताइए कि किसी गतिशील निकाय से किसी वस्तु को छोड़ा जाए तो क्या उस वस्तु का वेग उतना ही होगा जितना उस गतिशील निकाय का है, और त्वरण होगा बाहर के क्षेत्र के बराबर। तो आप कह सकते हैं कि इस समय पे जितनी चाल गुब्बारे की है या जितना वेग गुब्बारे का है उतना का उतना इस पत्थर का होगा। तो इस पत्थर के इस वेग के कारण ये ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा और थोड़ी देर ऊपर जाएगा, क्योंकि इस पे लग रहा है एक मंदन जो इसको नीचे की तरफ लाएगा, और फिर यह धरातल पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये ऑप्शन तो अपना गलत हो गया कि छोड़े जाने के पश्चात ये नीचे की ओर गति करना प्रारंभ करेगा। नहीं भाई, ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाएगा। बोला किस चाल से जाएगा, इसकी गणना अपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहला अपना कॉन्सेप्ट ये है कि 8 सेकंड बाद एक तो अपने को पता करना है गुब्बारे का वेग। तो अपन कह सकते हैं कि 8 सेकंड बाद गुब्बारे का वेग होगा v बराबर u प्लस AT। u अपन कह रहे हैं 0, a कितना है 1.25, इसको लिख सकते हैं 5/4। t का मान अपन कह सकते हैं कितना है 8, तो यहाँ से आया 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड ऊपर है, तो अपन कह सकते हैं ये जो चाल है ये अपने को पता लगी 10 मीटर पर सेकंड है, कि जितनी चाल गुब्बारे की होगी उतनी तो पत्थर की होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट गुब्बारे की ऊंचाई। तो गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 8 सेकंड में जितना विस्थापन होगा वही आपके गुब्बारे की ऊंचाई होगी। तो एस बराबर UT प्लस हाफ AT²। यू कितना बोलोगे 0, हाफ ए कितना बोलोगे 5/4, टी कितना है आप कहोगे 8 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40 मीटर। कितना मीटर, तो 40 मीटर। तो ऊंचाई कितनी होगी 40 मीटर। तो अपन कह सकते हैं इसने कहा है कि इसका विस्थापन 50 मीटर होगा। गलत है, क्योंकि अपन कह सकते हैं प्रारंभिक ये है अंतिम ये है, तो विस्थापन होगा इसका माइनस के 40 मीटर। तो ये गलत हो गया। जमीन तल तक पहुंचते हुए 40 मीटर की दूरी तय करेगा, नहीं 40 मीटर की नहीं, देखिए ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर इसके बाद 40 यहाँ पे आएगा, तो 40 से ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन अपन काट सकते हैं। अब अपने को केवल और केवल तीसरे ऑप्शन पे ध्यान देना है कि 4 सेकंड में ज़मीन पर पहुंच जाएगा। इसको अपन देखते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि समय निकालने के लिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि टकराते समय इसकी चाल क्या होगी। तो उसका मान होगा u² प्लस 2gh। तो यहाँ पे देखिए आप कह सकते हैं सूत्र ही है, तो इसमें चिन्ह रखने कोई ज़रूरी है नहीं। तो 10 का होल स्क्वायर प्लस में 2, g का मान 10, h का मान आप कह सकते हैं 40। तो ये कितना हो गया भाई, यहाँ से आया 800, 800 प्लस 100 900। तो 900 का यहाँ पे बाहर आके कितना बनेगा 30 मीटर पर सेकंड, और दिशा है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। समय की बात करनी थी तो v बराबर क्या लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस AT। तो v कितना रखोगे प्लस के 30 या माइनस के 30। तो अपन कहेंगे ये वाला आपके समीकरण जो है वो सदिश रूप में होती है, तो यहाँ पे आपको माइनस के 30 रखने पड़ेंगे। u कितने होंगे प्लस का 10 और माइनस 10 और t। तो यहाँ पे समझ में आया ना, ये माइनस क्यों रखा, कण टकराते समय ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रहा है। कण को अपन ने प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका था, और माइनस g इसलिए आया क्योंकि g की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रहती है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं देखिए यहाँ पे t का आंसर आएगा 4 सेकंड। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, तीसरा।
तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यदि वायु प्रतिरोध नगण्य माना जाए तो गेंद की उड़ान के समय का वेग समय ग्राफ क्या होगा। यानी अपन कह सकते हैं किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो ये वापस लौट के इस तरीके से आएगा। तो आपको बताना है कि इसका वी ग्राफ क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसके लिए अपन v बराबर में u प्लस ए टी लिखें, v बराबर u प्लस ए टी लिखें तो v अपन कह सकते हैं इस तरीके से होगा। u ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है इसलिए धनात्मक है और g ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है इस वजह से ऋणात्मक है। तो v बराबर आया u माइनस जी टी। यहाँ पे अपन कह सकते हैं v और t के बीच में ग्राफ बनाना है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं v बराबर में माइनस जी टी और प्लस में u। तो अपन तुलना करें y बराबर में एम एक्स प्लस सी से। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करें तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं देखिए ये सरल रेखा का ग्राफ होगा जिसका जो ढाल होगा वो ढाल कितना होगा माइनस का जी जो कि नेगेटिव है। और यहाँ पे अंतःखंड सी की बात करें वो आपका पॉजिटिव होगा। तो एक ऐसी सरल रेखा, तो ये तो ऑप्शन कट ही जाएगा, एक ऐसी सरल रेखा जो मूल बिंदु से नहीं जा रही तो ये भी कट जाएगा। और उसके बाद अपन कहेंगे ढाल धनात्मक है और इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड पॉजिटिव है तो अपन कह सकते हैं कि यही अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वी के मध्य ग्राफ बनने वाला होता है जो ऐसे होता है। इसको अपन और अच्छे से समझते हैं और इसके दो ग्राफ अपन और देखते हैं। तो देखिए समय के सापेक्ष विस्थापन वेग त्वरण के ग्राफ अपने को देखने हैं जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं देखिए इसका एनालिसिस अपन यहाँ पे समझें अच्छे से। तो अपन कहते हैं कि इस कण को जिस चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जिस चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है उसी चाल से वापस लौट के आता है। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं u है, यहाँ पे अपन कह सकते हैं 0 है और यहाँ पे वापस आते आते u है। अपन कह सकते हैं ऊपर जाने के दौरान चाल धनात्मक यानी पॉजिटिव है, नीचे आने के दौरान नेगेटिव है। तो अपन कह सकते हैं ग्राफ पहले ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ से देखिए प्लस u से स्टार्ट हुआ, फिर चाल घटती गई। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि u बटा जी उड़ान काल का आधा समय होता है जहाँ पे कण की चाल क्या होगी, शून्य होगी। फिर कण पलटी मार के नीचे की ओर आ गया तो ग्राफ भी अपन कह सकते हैं नीचे आने का कारण क्या बता रहा है कि वेग पहले धनात्मक है अब ऋणात्मक है और कण का वेग बढ़ते बढ़ते उतना ही हो गया जितना पहले था। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं दिशा विपरीत हो गई। तो चाल तो समान होगी, वेग परिमाण में बराबर बट दिशा में विपरीत होंगे। तो ये हो गया आपका वी ग्राफ। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि ए ग्राफ बनाएं तो अपन कह सकते हैं कि जो त्वरण होता है उसका मान g होता है लेकिन दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, या फिर अपन कह सकते हैं कि माइनस जी है। तो ये वाला अपन जानते हैं कि त्वरण कैसा है, नियत है बट है तो नेगेटिव में। तो नियत का ग्राफ अपन अच्छे से जानते हैं कि इस तरीके से बना है और उसका मान है माइनस जी यानी नेगेटिव में। ये आसानी से समझ में आ गया। इसका ग्राफ और देख लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं विस्थापन समय की बात करिए तो s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये समीकरण होती है। और आप कहें तो s बराबर में ut और इसके साथ चिन्ह रखें तो माइनस हाफ जे टी स्क्वायर। तो ये आप कह सकते हैं कि परवलय प्रकार का ग्राफ होगा। और इस परवलय प्रकार के ग्राफ में अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा एनालिसिस अपन करने वाले हैं नहीं, लेकिन अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में भी विस्थापन 0 है और बाद में भी विस्थापन 0 है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने पे विस्थापन पहले बढ़ेगा, बाद में अधिकतम होगा और उसके बाद घटता घटता वापस 0 हो गया। और अपन कह सकते हैं यहाँ से कण वापस यहाँ पे कहाँ पे गया, अधिकतम ऊंचाई जो कि होती है u स्क्वायर बटा 2g और यहाँ तक जो समय लगता है वो u बटा g। तो इस तरीके से ये विस्थापन समय ग्राफ हो गया।